हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संस्कृत स्टूडियो। मेरे चैनल पर मैं संगीता पालीवाल आप सभी का वेलकम करती हूँ। आरपीएससी ऑल एस्पायरेंट्स का स्वागत है। जो कोई भी आप संस्कृत पढ़ रहे हैं किसी भी अपकमिंग एग्जाम के लिए, सभी को वेलकम। चलें, आज का हमारा टॉपिक है यत्न विवेक, जो कि संस्कृत वर्णमाला का ही एक भाग है, जिसे हमने यत्न विवेक में आभ्यंतर यत्नों को पिछली वीडियो में पढ़ा है। पिछली वीडियो में हमने आभ्यंतर यत्न बहुत अच्छे से पढ़े हैं। यदि आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो उसको देखिएगा। और यहाँ पर आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं यत्न विवेक के बाह्य यत्न। बाह्य यत्न क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए यत्न विवेक। थोड़ा सा मैं भूमिका के लिए आपको बता दूं कि यत्न क्या होते हैं। किसी भी वर्ण को उच्चारित करने के लिए जो आंतरिक प्रयास लगाए जाते हैं वे सभी यत्न कहलाते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। ओके, आभ्यंतर यत्न जो है ये 5 प्रकार के होते हैं और इनके बारे में डिटेल डिस्कशन हमने प्रीवियस वीडियो में किया है। आप लोग मेरी वो वीडियो को देखें जाकर। बहुत ही अच्छे से मैंने शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाया है कि कैसे आभ्यंतर यत्नों को याद करना है और इनसे संबंधित प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए। ये सब कुछ मैंने वहां पर डिस्कस किया। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बाह्य यत्न, जो कि यत्न विवेक का ही एक भाग है। और ये सारा जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं संस्कृत वर्णमाला के सब टॉपिक हैं। ठीक है, बाह्य यत्न 11 प्रकार के होते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास, ध्यान से सुनेंगे, बात को समझ में आएगा। देखें कौन कौन से हैं ये 11 प्रकार। विवार, सवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इस प्रकार से ये 11 प्रकार के बाह्य यत्न हुए। एक बार फिर से देखेंगे। विवार, सवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। यहाँ पर आपने देखा कि बाह्य यत्न के 11 प्रकार, इनको मैंने नाम लेकर अभी यहाँ पे बता दिया है। चलें, अब इनको कैसे याद करना है, किन किन वर्णों के लिए ये यत्न होते हैं, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिएगा, बाह्य यत्न 11 प्रकार के हैं। इनके नाम यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं और आपको अभी बता भी दिया है पिछली स्लाइड में। बाह्य यत्न वर्ण क्या क्या है देखें। ये जो अभी हमने 11 यत्न पढ़े हैं, इनमें हम 6 यत्नों को अलग से लेंगे, अल्प प्राण महाप्राण को अलग से, और फिर उदात्त अनुदात्त स्वरित लास्ट में जो आ रहे हैं इनको हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, रीजन क्या है इसको समझ लेते हैं। देखें, 11 जो प्रकार के बाह्य यत्न हैं, इनमें से 8 व्यंजनों से संबंधित हैं। व्यंजनों के लिए बाह्य यत्न है प्रारंभिक 8 और अंतिम 3 जो हैं ये सभी आपके रहते हैं स्वरों के लिए। 3 जो बाह्य यत्न है ये स्वरों के लिए है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। प्रारंभिक 8 बाह्य यत्न जो है व्यंजनों के लिए हैं। इनमें आपने ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विवार, सवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, 6 का अलग से सेट बना दिया। और ये अल्प प्राण महाप्राण 2 का एक अलग से सेट बनाया। ठीक है, इसका रीजन क्या है, कैसे इसे याद करना है, अभी हम सब कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, चलें। बाह्य यत्न मैंने अभी आपको कहा 6 का अलग से सेट बनाना है। इस 6 को भी हम डिवाइड करेंगे 3-3 के सेट में, 3 इधर और 3 इधर। इस तरह से आप ब्लॉक बना लीजिए अपनी कॉपीज के अंदर। इसको कैसे लिखेंगे, जैसे अभी हमने इसको बोला है 11 बाह्य यत्नों को एक बार क्रम से फिर से बोल दीजिए, फिर मैं बताऊंगी आपको इसको कैसे अरेंज करना है और इनमें कौन कौन से वर्ण आने वाले हैं। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं। विवार, सवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। यहाँ पे देखेंगे 3-3 का जो आपको सेट बनाना है, इसमें आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विवार, सवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष। कैसे किया हमने एक बार फिर से देखेंगे। ऊपर लिखा है विवार, नीचे वाले ब्लॉक में लिखेंगे सवार, फिर ऊपर लिखेंगे श्वास, फिर नीचे वाले में लिखेंगे नाद, फिर इधर ही घोष और यहाँ लिखेंगे अघोष। इस प्रकार से हमने 3-3 का सेट बना दिया। अल्प प्राण महाप्राण को अलग से 2 के सेट में हम रखेंगे और स्वरों के लिए अलग से हम बाह्य यत्नों को पढ़ेंगे, जो कि लास्ट में देखेंगे। एक बार इन व्यंजनों के संबंधित जो बाह्य यत्न हैं इनको समझ लेते हैं।
इस स्लाइड को मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ ताकि फिर से हम शुरू कर सकें। कैसे लिखा है इसको हमने, यहाँ पे देखेंगे 3-3 का सेट बना रहे हैं। एक बार फिर से देखिएगा, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष। ये 3-3 का जो सेट बन गया है, ये सेट ही सभी वर्णों के लिए समान रहेगा। ठीक है, देखें इसमें कैसे वर्ण आते हैं। वर्गों का प्रथम, द्वितीय इधर आ जाएगा, बचे हुए 3, 4, 5। इस तरह से वर्गों के पांचों वर्णों का विभाजन हमने कर दिया। वर्गों का प्रथम और द्वितीय के लिए जो बाह्य यत्न है वो विवार, श्वास और अघोष तीनों होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल लेकर भी बताऊंगी कि कैसे इनके बाह्य यत्न गिने जाते हैं। फिर विसर्ग इधर है तो अनुस्वार को इधर ले लिया। उष्म वर्ण श, च, स यहाँ पे हैं, लेकिन उष्म वर्णों का जो ह है इसने इनके साथ में चीटिंग कर लिया, वो ह इधर आ गया। ठीक है, अगर उष्म इधर है तो अंतस्थ इधर आ गए, य व र ल, और उपधमानी जीवामूली इधर ऊपर। और यहाँ पर देखें, यम वर्गों का प्रथम, द्वितीय, यम वर्गों का तृतीय और चतुर्थ। ये हो गए आपके विभाजन स्वरों व्यंजनों के। ठीक है, व्यंजन वर्णों का विभाजन हमने यहाँ पर कर लिया है 3-3 के सेट में। एक बार फिर से देखिएगा, देखें कैसे किया है हमने। विवार, श्वास, अघोष को एक साथ ले लिया, फिर इधर संवार, नाद और घोष को एक साथ ले लिया है। व्यंजनों का विभाजन हमने कैसे किया है, वर्गों का प्रथम, द्वितीय इधर, तृतीय, चतुर्थ, पंचम यहाँ। ठीक है, फिर विसर्ग यहाँ पे है, अनुस्वार इधर है, उष्म वर्ण ऊपर है, शश, लेकिन इसमें से ह इधर निकल कर आ गया है यहाँ पर। अगर उष्म ऊपर है तो अंतस्थ यहाँ पर आ जाएंगे नीचे वाले ब्लॉक में। फिर यम 1-2 ऊपर, यम 3-4 नीचे वाले में। ठीक है, और उपधमानी जीवामूले भी विवार, श्वास, अघोष के अंदर आते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण लेकर बताती हूँ। जैसे कि हम लेते हैं वर्ग का प्रथम वर्ण क ले लिया हमने, क वर्ग का प्रथम वर्ण क, इसको ले लिया हमने। अगर क वर्ण के लिए बाह्य यत्न पूछे जाते हैं तो आप क्या बताएंगे, यहाँ से अभी जो हमने समझा है इसी की बात कर रहे हैं। तो क वर्ण के लिए बाह्य यत्न होते हैं विवार, श्वास और अघोष। ठीक है, ये तीनों ही बाह्य यत्न कहलाएंगे, किसके लिए, क के लिए। इसी प्रकार से ख के लिए भी ऐसा ही होगा। लेकिन अगर हम ग वर्ण कहते हैं, ग जो कि क वर्ग का तृतीय वर्ण है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं तृतीय तो इधर आ गया है, इसलिए ग वर्ण के लिए अब बाह्य यत्न कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों, संवार, नाद और घोष। तो ये ग वर्ण जो है संवार, नाद और घोष कहलाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। और मैं उदाहरण देकर अभी समझाऊंगी आपको। एक बार के लिए फिर से रिवाइज कर लीजिए कि कैसे वर्गों के व्यंजनों को हमने डिवाइड किया है, कैसे हमने अनुस्वार, विसर्ग को डिवाइड किया है इन ब्लॉक्स के अंदर। 3-3 का सेट बना दिया। ऊपर वाले ब्लॉक में रखा है हमने विवार, श्वास, अघोष, नीचे वाले में रखा है संवार, नाद, घोष। ठीक है, 1 2 3 4 5 विसर्ग, अनुस्वार, शश, स, ह, अंतस्थ, यवरल, उपध्मानी जीवामूली इधर, यम 1 2, यम 3 4। ठीक है, इस प्रकार से 2-4 बार आप इसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ तक हमने देखा 6 जो ये बाह्य यत्न है इनका इनके अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं, व्यंजनों का विभाजन किस प्रकार से हुआ है, इनको हमने देख लिया है। अब जो 2 वाला सेट हमें बनाना था, अल्प प्राण, महाप्राण, इसको देखेंगे। आप ऐसे ही लिखेंगे अपनी कॉपीज के अंदर, अल्प प्राण, महाप्राण। वर्गों का 1 3 5 अल्प प्राण है और अंतस्थ अल्प प्राण है ना। और बचे हुए कौन से, वर्गों का द्वितीय, चतुर्थ महाप्राण है और उष्म भी महाप्राण है। तो आपने क्या देखा स्टूडेंट्स, अल्प प्राण में वर्गों का 1 3 5 अंतस्थ, महाप्राण में वर्गों का द्वितीय, चतुर्थ व्यंजन और शशसह यानी कि उष्म, ये आ गए आपके अल्प प्राण महाप्राण का विभाजन। वर्णों का किस तरह से यहाँ पर विभाजन हुआ है ये भी आपने समझ लिया है ना। तो ये अभी तक हो चुके हैं हमारे कितने, 8 बाह्य यत्न, जो कि कुल 8 ही व्यंजनों से संबंधित हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसको इरेज कर रही हूँ। देखिएगा,
जैसे कि अभी मैंने आपको उदाहरण लेकर क का और ख ग का बताया है, लेकिन अभी यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं ट, क्या लिखा है मैंने ट। ट जो है ट वर्ग का ही प्रथम वर्ण है। ये प्रथम है तो इसके लिए बाह्य यत्न क्या क्या हो जाएंगे, विवार, श्वास, अघोष। ठीक है, क्योंकि ये प्रथम है। ठीक है, लेकिन यहाँ से भी हम इसका बाह्य यत्न लेंगे जहां पे प्रथम लिखा हुआ है अल्प प्राण में। तो ट वर्ग के लिए बाह्य यत्न आप लिखेंगे क्या क्या होंगे, विवार, श्वास, अघोष और अल्प प्राण। ठीक है, आ गया समझ में। अगर इसी तरीके से मैं आपको पूछूं कि झ जो है इसके लिए बाह्य यत्न बताइए, तो ये कौन से वर्ग का है, च वर्ग का, च छ ज झ। ठीक है, तो ये चौथा वर्ण है, च वर्ग का चौथा वर्ण। अगर चौथा वर्ण है तो आप यहाँ पर देखेंगे चौथा वर्ण इधर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो इसके लिए बाह्य यत्न क्या क्या हो जाएंगे, संवार, नाद, घोष और इधर यहां से देखेंगे आप, इधर वाले डिवीजन में देखेंगे चौथा वर्ण कहाँ पर आ रहा है, महाप्राण में। तो आप इसके लिए लिख देंगे ये सभी बाह्य यत्न हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या देखा स्टूडेंट्स कि बाह्य यत्न का जो प्रकरण हम पढ़ रहे हैं 11 प्रकार के हैं। इसमें आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोई भी व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्णों के लिए 8 बाह्य यत्न हैं। इनमें से 6 तो हमने इधर ले लिए जिसमें 3-3 बाह्य यत्न अलग अलग डिवाइड हो गए हैं और एक इधर से होगा कोई ना कोई। तो किसी भी व्यंजन वर्ण के लिए 4 बाह्य यत्न हैं। ठीक है, कोई भी व्यंजन वर्ण है तो उसके लिए कितने बाह्य यत्न हो सकते हैं, 4, जिनमें से 3 तो इधर से हो जाएंगे और एक इधर से होगा कोई ना कोई। एक और उदाहरण के लिए मैं आपको समझा दूं, जैसे कि ब ब वर्ण लिया है मैंने जो कि प वर्ग का तृतीय वर्ण है, प फ ब। ठीक है, प वर्ग का तृतीय वर्ण है, तृतीय वर्ण है तो इसके लिए क्या क्या हो जाएंगे, बाह्य यत्न संवार, नाद, घोष और ये अल्प प्राण है। आ गई बात समझ में। तो इधर वाले बात भी आप ध्यान रखेंगे, इधर वाली बात भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न पूछा जाता है प्रत्येक व्यंजन वर्ण के लिए कितने बाह्य यत्न संभव हैं, आप आंसर देंगे 4। ठीक है, यहाँ तक हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है बाह्य यत्नों के 8 बाह्य यत्न जो कि पूरे के पूरे व्यंजनों से संबंधित थे, उनको हमने 6 और 2 के रूप में बांटकर और व्यंजन वर्णों का विभाजन यहाँ पर किया है। ओके, चलिए अब आगे आते हैं बचे हुए 3 बाह्य यत्नों पे जो कि किससे संबंधित हैं, स्वरों से। यहाँ पर देखिएगा स्लाइड में नीचे इधर दिख रहा है आपको, सभी स्वरों के 3 बाह्य यत्न होते हैं। क्या लिखा है, क्लियर लिखा है कि सभी स्वरों के 3 बाह्य यत्न संभव हैं। 3 कौन कौन से हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये 3 बाह्य यत्न हैं। इनकी जो परिभाषा है इनको पढ़ेंगे एक बार, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि क्या इनका तात्पर्य है। उदात्त की परिभाषा लिखी है उच्चई उदात्त, अनुदात्त में लिखा है नीचैर अनुदात्त और स्वरित में लिखा है समाहार स्वरित। जैसा हम समझते हैं वैसा ही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। उच्चई उदात्त यानी कि कोई भी स्वर, आप कोई भी स्वर ले सकते हैं, जो स्वर आपने पढ़े हैं माहेश्वर सूत्रों में 9 स्वर, उन स्वरों में से कोई भी स्वर जिसको आप दीर्घ प्लुत भी बनाते हैं बाद में, किसी भी स्वर को अगर आप बहुत ऊंचा बोलते हैं तो ये होता है उदात्त। जिसको बहुत ऊंचा बोला जाता है ये उदात्त होता है। जिस स्वर को बहुत धीमा बोला जाता है, धीमे स्वर में बोला जाता है, वह नीचे ही अनुदात्त से अनुदात्त हो जाता है। लेकिन जिसको न तो बहुत ज्यादा ऊंचा और न बहुत ज्यादा धीमा, बिल्कुल बैलेंस्ड बोला जाता है, उसको हम स्वरित कहते हैं और समाहार स्वरित इसकी परिभाषा है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट एक बात ये कि उदाहरण के लिए हम लेते हैं अ स्वर को, अगर इसको साधारण रूप में ऐसा ही लिखा जाता है, इसके आगे पीछे ऊपर नीचे कोई चिन्ह नहीं है, तो ये उदात्त होगा। लेकिन अगर इस अ के नीचे आड़ी रेखा का चिन्ह लगा दिया जाता है तो ये अनुदात्त है, और इस अ के ऊपर खड़ी रेखा का ऐसा चिन्ह लगता है तो अब ये स्वरित हो गया।
समझ में आया आपको? कोई भी स्वर ले लीजिए आप, जैसे कि ई का हम उदाहरण ले लेते हैं। ई, इसको ऐसे ही लिखा है, कोई चिन्ह नहीं लगाया है, तो ये उदात्त है। अगर इस ई के नीचे आड़ी रेखा का चिन्ह लगता है तो ये अनुदात्त है, और इसके ऊपर खड़ी रेखा का चिन्ह लगता है तो ये अपस्वरित हो गया। ठीक है, इस तरह के चिन्ह अब अभी आपको लौकिक साहित्य में नहीं दिखते हैं, ये आपने कभी वैदिक साहित्य कहीं पढ़ा हो तो वहां पर ऐसे चिन्ह आपको दिखेंगे। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई आप सभी को? चिन्हों से संबंधित बात पूछी जाती है प्रश्नों के रूप में कई बार, कि ऐसे स्वर जिनके नीचे आड़ी रेखा है वह क्या कहलाते हैं, ऊपर खड़ी रेखा है वह क्या कहलाते हैं, या स्वरित में जो है स्वर वो कैसे होते हैं। इस तरह का कैसा भी प्रश्न घुमा फिरा कर पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो बात लिखी हुई है, इधर ये जो बात लिखी हुई है, सिर, हृदय और कर्णमूल, ये जो लिखा हुआ है ये सभी हस्त संचालन से संबंधित बात है। इसको भी समझ लीजिए कि हस्त संचालन क्या है। मैंने अभी अभी आपको कहा कि उदात्त जो बहुत ऊंचा बोला जाता है वह उदात्त है। तो स्टूडेंट्स, आपने कभी ध्यान दिया हो कि गायक कलाकार या बहुत पहले जो संगीतज्ञ होते थे वो कैसा, अभी भी करते हैं ऐसा, कि जो गाना गाते हैं ना, कोई गीत गा रहे हैं, ऊंचा गा रहे हैं, तो उनका हस्त संचालन होता है, हाथ को संचालित करते हैं। तो अगर सिर तक हाथ उनका जाता है मतलब कि उदात्त स्वर को वो गा रहे हैं, और अगर वो ऐसे हृदय तक हाथ ले जाते हैं तो वो क्या होता है, अनुदात्त होता है। लेकिन अगर हस्त संचालन यहाँ कर्ण मूल तक चलता है, मतलब कि न तो सिर तक और न हृदय तक, इन दोनों के बीच में यहाँ कर्ण मूल तक उनका हस्त संचालन चलता है, तो वो फिर क्या कहलाता है, स्वरित। ये हस्त संचालन से संबंधित बात भी कई बार प्रश्नों के रूप में पूछी जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्लाइड में इसे ऐड किया है। यहाँ तक अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, हमने आज की क्लास में पढ़ा क्या है। 11 प्रकार के बाह्य यत्न हैं, विवार, सवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इसमें हमने 11 प्रकार में देखा, पहले 8 जो है व्यंजनों से संबंधित और अंतिम 3 जो है स्वरों से संबंधित है। बाह्य यत्नों में 8 जो है, इनमें छह को हमने अलग से ले लिया है, जिनमें 3-3 का सेट बनाया है, और इधर बचे हुए 2 को अलग से हमने लिख दिया है। हो गए 8। 3-3 का सेट कैसे बनाना है, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, ऐसा लिखना है। फिर 1 2 3 4 5 विसर्ग, अनुस्वार, उष्म, ह इधर आ गया, अंतस्थ इधर है, उपदमानी, जिह्वामूली इधर है, यम 1 2 इधर, यम 3 4 इधर। फिर अल्प प्राण महाप्राण में डिवीजन देखें कैसा होगा, 1 2 3 4 5। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको, 1 3 5 2 4, और इधर अंतस्थ, फिर इधर उष्म। ओके, बहुत इजी है, आराम से समझ में आ जाएगा। एक दो बार आप इस जो स्लाइड है मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, इसको एक बार खुद आप बनाएंगे अपने हाथ से हैंड रिटन नोट्स में, इजीली समझ में आ जाएगा। फिर देखें स्वरों से संबंधित जो बाह्य यत्न अभी अभी हमने देखे हैं, अंतिम 3 जो है स्वरों से संबंधित है। कौन कौन से, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। परिभाषाएं याद करेंगे, उच्चई उदात्त, निच्चई अनुदात्त और समाहार स्वरित। परिभाषाओं से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिख के बताया हुआ है कि साधारण रूप से लिखे गए स्वरों को हम उदात्त कहते हैं, जिनके नीचे आड़ी रेखा का चिन्ह लगाया जाता है ये अनुदात्त होते हैं, और जिनके ऊपर खड़ी रेखा का चिन्ह होता है ये स्वरित कहलाते हैं। और हस्त संचालन से संबंधित बात भी आपको समझ में आ गई। आई होप स्टूडेंट्स के आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपनी कोशिश की है आपको समझाने की। अगर अभी भी कोई संदेह है पूरे टॉपिक से रिलेटेड, आप निश्चिंत होकर डाउट क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, जहां कहीं भी डाउट रहता है आप कमेंट करेंगे, आपका डाउट निश्चित रूप से क्लियर किया जाएगा। मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट आप सभी को। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर आपको पूरा टॉपिक विद सिलेबस करवाया जाएगा। आपके सिलेबस में जो जो भी टॉपिक हैं, सब टॉपिक हैं, विद डाउट क्लियरिंग सेशन और विद प्रैक्टिस सेशन आपको पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। जुड़िए मेरे चैनल के साथ में, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।